हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब वहाँ पे हमने ये जाना कि डाल्टन्स ने जो पॉइंट्स लिखे थे वो पॉइंट्स आज के समय में लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, और हमने ये जान लिया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज के समय के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होते हैं। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम है, एटम है, एटम है। तो एटम क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बात करेंगे हम एटम की। सभी स्टार्टिंग से एक ही बात बोलते आ रहे हैं, चाहे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स हो, चाहे ग्रीक फिलोसोफर्स हो। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने एटम को परमाणु कहा और उन्होंने एटम को एटम ही कह दिया। बेसिकली एटम बना है एटोमोस से। एटोमोस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो एटम आया है एटोमोस से, जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल। तो बेसिकली एटम जो है वो एक स्मॉल पार्टिकल है। किसका स्मॉल पार्टिकल है? मैटर का। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको मैं एक और शब्दों में कह सकता हूं, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह मैटर को बनाने के लिए भी हमें ईंट की रिक्वायरमेंट होती है। उस ईंट को हम एटम कहते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है। ऑल्सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिकल सबसे पहले पार्ट लेता है और वही पार्ट लेता है उसको भी हम एटम कहते हैं। तो एटम इज द पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दैट टेक पार्ट in chemical reaction. Okay, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और हम ये जान चुके हैं, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कांट बी मेड इन ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही वो फॉर्म हो सकता है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि आइसोटोप भी होते हैं, आइसोबार भी होते हैं। उनको भी हम एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोटोप क्या है? देखिए, एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट में एटम्स होते हैं। अगर उन एटम्स का मास डिफरेंट है तो उन डिफरेंट मास के एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। बट एलिमेंट सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर मैं बहुत डीपली चेक करता हूं, माइक्रोस्कोप से चेक करता हूं, तो मुझे वहां पे हाइड्रोजन के एटम्स दिखाई देंगे। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इनमें जो एटम्स होंगे, उन एटम्स के मास अगर डिफरेंट होते हैं तो उन डिफरेंट एटम्स को मैं आइसोटोप कहूंगा। जैसे एक हाइड्रोजन का मास है 1, दूसरे हाइड्रोजन का मास है 2 और तीसरे हाइड्रोजन का मास है 3। इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। जिसका मास 1 है उसे हम कहते हैं प्रोटियम, जिसका मास 2 है उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका मास 3 है उसे हम कहते हैं ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे, एटम्स of same element having different mass. So okay, spelling गलत हो सकती है, different mass, they are called isotopes. एग्जाम्पल मैं फिर लिख देता हूं, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3।
सोडियम का 23, सोडियम का 22, कार्बन का 12, कार्बन का 13, कार्बन का 14 एंड ETC। तो सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। क्लियर सभी को बातें वाली? नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा हम बात करते हैं आइसोबार के बारे में कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मास सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो विल राइट दैट डिफरेंट एलिमेंट, different atoms of different element having same mass। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, कैल्शियम, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे बट इनका मास सेम होगा 40-40। वी कैन ऑल्सो हैव सोडियम, मैग्नीशियम, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है बट दोनों डिफरेंट एलिमेंट के मास सेम हो सकते हैं लाइक दिस। सो दीज टू स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। समझ गए सब बातें वाली? ओके, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमने ये पढ़ा अभी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। कितनी स्मॉलेस्ट, क्या साइज क्या है एटम का, हमें वो जानना है। क्वेश्चन इज हाउ बिग इज द एटम। ओके, कितना छोटा है एटम, हमें वो जानना है। तो अब यूनिट्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ी है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो यहां तक हम आई थिंक जानते हैं। किलोमीटर का मतलब होता है, लेट्स से अगर मैं लिखता हूं 1 किलोमीटर तो वो होता है 1000 मीटर, है ना। अगर मैं लिखता हूं 1 सेंटीमीटर तो वो होता है कितना होता है 0.01 मीटर। अगर मैं लिखता हूं 1 मिलीमीटर तो कितना होता है 0.001 मीटर। इफ आई राइट 1 माइक्रोमीटर तो म्यू एम, इसको माइक्रो कहते हैं। माइक्रोमीटर होता है 0.00001 मीटर। एटम इससे भी छोटा होता है। इसके बाद आती है 1 नैनोमीटर, इसको नैनो कह देते हैं। इसका होता है वैल्यू 0.000000001 मीटर। समझे बात है वाली? इतना छोटा एटम होता है हमारा। क्लियर? ओके, तो एटम का साइज हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। क्लियर? बहुत छोटा होता है। वी कांट इवन सी इट बाय माइक्रोस्कोप। तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप बायोलॉजी में हम सेल्स को देखने के लिए यूज करते हैं, वो माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को नहीं देख सकते। बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। अगर मैं कंपेयर करता हूं एटम को, तो आप मान लीजिए कि पूरी गैलेक्सी को मुझसे कंपेयर किया जाए, तो वैसे ही मैं और एटम होंगे। तो एक एटम के लिए मैं एक पूरी गैलेक्सी हूं। तो ये डिफरेंस है, ये रेंज है साइज की। तो एटम बहुत स्मॉल होता है। हाउ बिग इज एटम? एटम इज वेरी स्मॉल। एटम इज वेरी स्मॉल। क्या साइज होता है उसका? नैनोमीटर्स में होता है। नैनोमीटर है ना, मतलब 0.000000001 मीटर। बहुत ज्यादा छोटा होता है ये। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे,
तो अभी हमने पढ़ा एटम के साइज के बारे में, एटम क्या होता है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है। अब ये जाने कि एटम्स को डाल्टन ने क्या क्या सिंबल प्रोवाइड करवाए थे और वो सिंबल्स आज के मॉडर्न टाइम के सिंबल से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, मॉडर्न टाइप के सिंबल जो है वो काफी इजी है, वो बस एलिमेंट के नाम के बेस पे लिखे गए हैं, बट डाल्टन ने जो सिंबल प्रोवाइड करवाए थे वो सिंबल कुछ इस तरह से है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन कौन कौन से। हाइड्रोजन का सिंबल है ये एक सर्कल, बीच में एक स्मॉल सॉलिड सर्कल। देन ऑक्सीजन है ओनली सर्कल, सल्फर का मतलब है क्रॉस साइन, कॉपर के लिए सी आ जाएगा बीच में, कार्बन के लिए होगा शेडेड सर्कल, फास्फोरस के लिए सिंबल ऑफ मर्सिडीज है, दिस इज सिंबल ऑफ मर्सिडीज ना। ओके, आयरन के लिए सर्कल के बीच में आई, लेड के लिए सर्कल के बीच में एल हो जाएगा, सिल्वर के लिए सर्कल के बीच में एस, गोल्ड के लिए सर्कल के बीच में जी, और सर्कल के साइड्स पे लाइंस इज सिंबल ऑफ गोल्ड। प्लैटिनम के लिए सर्कल के बीच में पी, और मरकरी का सिंबल है ये वाला। तो ये सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। ठीक है, दीज वर द सिंबल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। तो आज के समय में सिंबल्स कौन से हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं, इसी के साथ लिख लेते हैं। तो मॉडर्न टाइम के सिंबल्स कौन कौन से। हाइड्रोजन के लिए हम H सिंबल यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O सिंबल यूज करते हैं, सल्फर के लिए S सिंबल, कॉपर के लिए Cu होता है, कार्बन के लिए कैपिटल C, फास्फोरस के लिए कैपिटल P, आयरन के लिए सिंबल यूज करते हैं Fe। These symbols are today's symbols that we used। लेड के लिए होता है Pb, सिल्वर के लिए होता है Ag, गोल्ड के लिए Au, प्लैटिनम के लिए Pt, और मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। These are the symbols that we use in modern world, in today's world, and these were the symbols used by Daltons। नोट कर लेंगे इसको। ओके, चलिए बच्चे, आज का लास्ट टॉपिक हम करते हैं इस वीडियो का। तो वो क्या है, हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, हमने एटम के साइज के बारे में पढ़ लिया। अगर किसी चीज का साइज होता है तो उस चीज का वेट भी तो होगा ना, उसका भार भी तो होगा ना। तो हमें अब निकालना है वेट, मास ऑफ एटम। तो बात करेंगे यहां पे हम टॉपिक एटॉमिक मास के बारे में। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके पुट करता हूं आपके सामने, तो एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ एन एटम। तो मास ऑफ एन एटम। लेकिन ध्यान दे, एटम तो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा होता है। तो उस टाइनी सी चीज का मास हम कैसे निकालेंगे। किसी नॉर्मल चीज का अगर हमें मास निकालना होता है तो उसको हम रखते हैं वेइंग बैलेंस के ऊपर। आजकल तो डिजिटल आ चुके हैं, तो डिजिटल बैलेंस पे हम अपना सब्सटेंस रखेंगे तो उसका हमें मास लिखा मिल जाता है, 4 किलोग्राम की, 5 किलोग्राम की, 10 ग्राम की, 100 ग्राम, लाइक दैट। लेकिन एटम तो बहुत छोटा है, तो उस छोटी सी चीज का मास कैसे निकालते हैं। उसका हम मास निकालते हैं रेफरेंस मास के तौर पे। एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। द टेक्निक इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन फाइंड मास ऑफ एनी एटम। तो ये हम आज के समय में यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे, वो रेफरेंस क्या था वो देखते हैं। तो इन ओल्ड टाइम्स एटॉमिक मास को इस तरह से डिफाइन किया गया। ये कहते हैं इट इज द मास ऑफ एटम relative to the mass of carbon 12 taken as
1/12। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। अभी हमने पढ़ा ना आइसोटोप क्या होता है, तो कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा लिया गया, उस 1/12वें हिस्से की रेफरेंस मान के हमने बाकी एटम्स के मास फाइंड आउट किए। इसको हम एक बार जरा मैथमेटिकल समझते हैं। मान लीजिए मुझे मास निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है, मुझे मास निकालना है ऑक्सीजन का। तो हम ये पता कर चुके थोड़ी देर पहले कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या करते हैं, हम प्रोटॉन का नंबर लेते हैं, उसको मैं Np कह देता हूं। हम नंबर लेते हैं न्यूट्रॉन का, जिसको मैं Nn कह देता हूं। तो प्रोटॉन का नंबर लिया, न्यूट्रॉन का नंबर लिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है x। सो x इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस x को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, कार्बन 12 के मास के साथ, जिसका हमने 1/12 हिस्सा लिया है। समझे बातें वाली कि कार्बन 12 का मास लेते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं, एंड जो ये नंबर हमें यहां ऑब्टेन हुआ उस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द x हमें मिलता है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है यहां पे रेफरेंस का मतलब। समझ गए सब बातें वाली। तो ऐसे हम एटम्स के एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां चेक करेंगे, तो आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे मिलेंगे। लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं मास, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। जैसे अगर मुझे सब्जी लेनी है तो सब्जी में लेता हूं किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, है ना। तो वो है ग्राम, और किलोग्राम जो है वो उस मास की यूनिट है। हमें अगर कोई बड़ी चीज लेनी है, बड़ा जहाज है हमारे पास या कोई शिप है, तो उसका मास हम टन्स में नापते हैं। तो टन इज द यूनिट ऑफ दैट बिग थिंग। तो एटॉमिक मास के लिए यूनिट कौन सी होती है, उसे हम कहते हैं AMU, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। AMU के अलावा हम U भी यूज करते हैं। इस U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास ऑफ एटम। क्लियर। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, और लेट्स से मैं इसे यहां लिख देता हूं ऊपर की तरफ करके। तो अगर मुझे कहा गया कार्बन का मास बताओ, तो कार्बन का मास होगा 12U या फिर 12AMU। मुझे कहा गया ऑक्सीजन का मास बताओ, तो वो होगा 16U और 16AMU। तो ऐसे हम लिखेंगे एटॉमिक मास को, और ये सभी एटॉमिक मास आपको लिखे मिलेंगे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे। समझ गए बात सभी वाली। तो इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो हमने आज पढ़ लिया एटम की डिटेल के बारे में, एटम क्या होता है, एटम के सिंबल कौन कौन से होते हैं, पुराने टाइम में क्या सिंबल्स यूज होते थे, नए टाइम में सिंबल्स कौन से यूज होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसी टाइम तुरंत सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल। अच्छा, एक और बात सुन के जाइए। हाँ, मुझे एक सवाल पूछना है सभी से, और मैं चाहूंगा कि सभी उसका आंसर करेंगे अच्छे से। सवाल ये है, यू हैव टू टेल मी हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, नाउ बाय टू ऑल।